नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? क्यों उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी पंकज चौधरी को दी गई? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? बीजेपी का वो पीढ़ी जो 70s के आसपास पहुंच रही है, कहीं न कहीं से एक नया नेतृत्व दिया जाए जो आने वाले कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 वर्ष तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रह सके। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है। उस नए प्रयोग को जो मैं देखता हूँ वो दो तरह से देखता हूँ कि यदि इस पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं आई तो ये कंटिन्यू होंगे, और यदि आपत्ति आई तो इनको बदलना भाजपा के लिए आसान रहेगा। जो कार्यकर्ता अब पार्टी बहुत बड़ी हो गई है अब और उस हिसाब से पद भी खूब है, तो अब पार्टी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, हम किसी को भी कहीं भी बिठा सकते हैं। भविष्यवाणी की तरह लग सकती है। बंगाल के चुनाव में इनके नाम की चर्चा होगी। संघ अपनी सलाह अपना जोर तब तक देता है जब तक निर्णय नहीं होता। निर्णय हो जाने के बाद संघ अपना अपने शांत हो जाता है, अपने को पीछे खींच लेता है और चलने देता है। बीजेपी ने एक बड़ा संगठनात्मक दाव चला है। दाव नितिन नवीन के रूप में, दाव पंकज चौधरी के रूप में। चर्चा नितिन नवीन की इसलिए हो रही है क्योंकि अब वो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। नितिन नवीन के साथ रेस में कम से कम 10 से 12 नाम थे, उसके बावजूद भी नितिन नवीन को चुना गया, या यूं कहें कि नितिन नवीन का नाम रेस में ही नहीं था। क्यों नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? क्यों उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी पंकज चौधरी को दी गई? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? और नेतृत्व ने ये दोनों नाम आगे करके किन बड़े नेताओं को एक बड़ा मैसेज दिया है, और एक बड़ा मैसेज उन कार्यकर्ताओं को भी है जो कि रैलियों में होते हैं, जो कि बूथ लेवल पर काम करते हैं, जो कि दरी बिछाने से लेकर बड़ी जिम्मेदारी तक का जो पूरा काम है वो बाकायदा बिना कुछ बोले वहन करते हैं। अब नितिन नवीन के नाम के पीछे की इनसाइड स्टोरी का ही थोड़ा विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार सभी पैनल में हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, समीर चौकाकर जी हमारे साथ हैं, और विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं, अमर उजाला सलाहकार संपादक। सबसे पहले शुरुआत मुझे लगता है कि रामकृपाल सिंह जी से ही करनी होगी, क्योंकि दिशा दे देते हैं आप हमारी चर्चा को तो थोड़ा सा ठीक लगता है। नितिन नवीन वो नाम जो कि उस रेस में भी नहीं थे जब हम यहाँ विश्लेषण कर रहे थे, या दिल्ली में जब चर्चा होती है कि किसे जिम्मेदारी दी जाएगी। दिल्ली से पटना तक ढेरों बैठकों का दौर चलता रहा और नाम निकल कर आया नितिन नवीन। क्यों? क्या इसके पीछे की वजह? और नितिन नवीन का नाम आगे करना क्या वाकई में एक संगठनात्मक दाव है? बहुत अच्छा सवाल, मैं खुद भी चाहता था। आपने एक शब्द कहा रेस। मैं हमेशा से जितनी बार आपके यहाँ बैठा था, एक होता है जिसको कहते हैं कि आभासी सच। कुछ सच होते हैं, पाए जाते हैं, कुछ बनाए जाते हैं। ये रेस थी, कांटे की टक्कर है। अब देखिए, ये सवाल इस बात का है कि हकीकत ये जैसे आसमान नीला दिखाई पड़ता है, ये आभासी सच है, सच नहीं है, ऐसा लगता है। तो ये जो लगता है रेस है, ये सब मीडिया की कल्पना और जैसे पॉलिटिकल सर्कल की कल्पना। कहाँ रेस है? और जिन्होंने मोदी जी का 2014 से कितना उदाहरण मोदी जी देंगे कि लोग माने इस बात को कि कोई रेस नहीं होती है, फैसला जा कर के क्या होगा वो चौंकाएगा। आप देखिए 2014 के पार्लियामेंट चुनाव के बाद से आप देखते जाइए, पहला चुनाव हरियाणा का हुआ, महाराष्ट्र का हुआ, देवेंद्र फडणवीस और ये क्या नाम इनका, खट्टर जी, कौन जानता था? फिर भी लोग जब चुनाव हुआ तो अब ये बनेंगे शिवराज सिंह और फलाना ढकाना, इनका कौन होगा, चलता रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये भी हो रहा था कि संघ में झगड़े चल रहे हैं, फलाना चल रहे हैं। तो क्या होता है, ये आभासी सच है हम लोगों का। पत्रकारिता अगर कुछ डेवलपमेंट न दिखाए दे तो करें क्या। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में एक समानता है। जैसे इंदिरा गांधी जी, एक वहाँ के संवाददाता लखनऊ में थे, हम लोगों के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मित्र, वो कहते थे कि हमारी पार्टी में डेवलपमेंट नहीं होता, डिसीजन होते हैं। तो डिसीजन होते हैं, इंदिरा गांधी कौन मुख्यमंत्री होगा, इंदिरा गांधी रात को फ़ोन कर देंगी, वो होगा। तो बीजेपी में भी करीब करीब यही है कि अल्टीमेटली जो उसका मुखिया है वो भागवत जी से बात किया है कि नहीं किया है। अगर किया भी होगा तो कोई तीसरा तो है नहीं वहाँ। तो सिवाय इसके कि या तो भागवत जी किसी को बताए हों कि हाँ मोदी जी हमसे पूछ रहे थे, हमने कहा, कोई नहीं कहता।
तो ये देखिए कल्पना होती है। एक बात आप समझिए, मोदी जी कम से कम 2019 के बाद से आप ये देखिए कि जितने मुख्यमंत्री भी वो चुन रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं, एज वाइज आप देखिए तो वो सबके सब 60 के नीचे ही है, करीब करीब। तो ट्रेंड ये है कि अब बीजेपी का वो पीढ़ी जो 70s के आसपास पहुंच रही है, कहीं ना कहीं से एक नया नेतृत्व दिया जाए जो आने वाले कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 वर्ष तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रह सके। तो मैं हमेशा कहता था कि ये सब जितने भी नाम हैं, जितने मीडिया में आ रहे हैं, हो सकता उसमें से हो जाता, लेकिन वो डिसीजन कोई रेस नहीं थी। और बीजेपी में जो रहता है वो भी जानता है कि एक संगठन की पार्टी है। संगठन देखिए दो चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा एक समाजवादी पार्टी थी, वो पार्टी इसलिए कभी सफल नहीं हो सकी कि उसमें कोई कार्यकर्ता नहीं था, सब नेता होते थे, और यही उसकी दिक्कत थी। जहाँ संगठन होगा, आप तय मान लीजिए, वहाँ जिसको कहते हैं ना विद्रोह या इसके चीज़ें कम होती, हालांकि उसको निगेटिव माना जाता है, लेकिन संगठन तभी होता है, चाहे सीपीएम का रहा हो, आप देखिए कम्युनिस्टों का या संघ का, वहाँ ये होता है कि अप टू 11th आवर यू कैन आर्ग्यू, बट एट द 12th आवर वट एवर डिसीजन हैज़ बीन टेकन यू हैव टू ओबे, आपको मानना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी की संगठनात्मक सफलता है कि वहाँ लोग अपने मुखिया की बात पर, उसके फैसले पर विश्वास करते हैं, मानते हैं। जी। पूर्णिमा मैम, क्या ये समझें कि सिर्फ 2-3 जगह पावर सेंटर हो चुका है, यू हैव टू ओबे वाला जो एक कल्चर है वो बीजेपी ने अपने सभी नीचे लेवल के जितने नेता और कार्यकर्ता हैं उनको बता दिया है? नितिन नवीन यही उदाहरण है। देखिए, नितिन नवीन का चुना जाना वाकई में एक सरप्राइज तो था, और मुझे लग रहा है कि बीजेपी में भी किसी को इसका बिल्कुल आभास नहीं था। शायद हाईकमांड ने भी उस वक्त नहीं सोचा होगा, क्योंकि हार्डली 24-25 दिन पहले उनको बिहार में मंत्री बनाया गया था। तो अगर उनके नाम पे चर्चा चल रही होती पार्टी में, तो उनको बिहार में मंत्री पद नहीं दिया गया होता। वो एकदम से अचानक ये डिसीजन हुआ, या कह लीजिए कि लास्ट के 5-6 डेज 7 डेज के बीच में ये डिसीजन हुआ, इसका थोड़ा हम कह सकते हैं, इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि अब सेंटर में, मतलब बीजेपी हाईकमांड में या गवर्नमेंट के शीर्ष लेवल पे कोई कंफ्यूजन या कोई चीज़ को लेके उहापोह की स्थिति कहीं नहीं है। सेंटर पे जो हाई कमांड है वो डिसाइड करता है, और बाकी उसको बिना कोई किंतु परंतु के उसको मानते हैं। ये हमने यूपी के डिसीजन में भी देखा, पंकज चौधरी को जहां अपॉइंट किया गया, और अभी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जब बने तब भी देखा। तो नितिन नवीन का बनना अच्छी बात है, लेकिन वो ट्रेंड से थोड़ा हटके ये चीज़ इसलिए लगती है। पंकज चौधरी हम मानते हैं कि बीजेपी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लुभाने की कोशिश कर रही है उनके जरिए, लेकिन नितिन नवीन जिस समुदाय से आते हैं वो कायस्थ समाज से हैं बिहार में, और कायस्थों का कहीं पर भी बहुत बड़ा कोई इलेक्टोरल वॉइस बहुत बड़ा नहीं है। कहते हैं ना वोट बैंक होना, कायस्थ वोट बैंक नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो। और कायस्थ जो डिसीजन मेकिंग में उनका काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि दूसरे वर्ग के लोग भी, चूँकि इंटेलेक्चुअल क्लास उनको माना जाता है, तो दूसरे वर्ग के लोग भी उनको फॉलो करते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। तो नितिन नवीन आते हैं उस समुदाय से। तो मुझे ये लग रहा है इसमें, ये शायद थोड़ा अभी जल्दी होगा कहना, लेकिन अभी चूंकि सबसे पहला चुनाव जो चैलेंज है बीजेपी के लिए सामने वो बंगाल है। बंगाल में कायस्थों की संख्या, बंगाली कायस्थ बहुत ज़्यादा तादाद में है, और वो बहुत प्रभावी वर्ग वहाँ माने जाते हैं बंगाल में। जो भद्र लोग बंगाल का जो पॉपुलर है, अभी भी भद्र लोग जो है वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंशियल माना जाता है, उसमें कायस्थ डोमिनेट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक संकेत, एक मैसेज शायद बीजेपी वहाँ के भद्र लोग में देना चाहती है, तो और वहाँ के लोगों को थोड़ा इन्फ्लुएंस करना चाहती है। ये थोड़ा जल्दी हो सकता है मेरा एनालिसिस हो, लेकिन एक संकेत ये लग रहा है मुझे कि शायद इसके पीछे की मंशा ये है। जहाँ तक डिसीजन का बात है, देखिए अभी जैसे सर ने कहा, रामकृपाल सर ने, कि जब भी अभी 14 के बाद से जो डिसीजन हुए हैं, हम अपने कयास लगाते रहते हैं, और जब फाइनल चॉइस आती है तो बिल्कुल कोई अनएक्सपेक्टेड सा सरप्राइजिंग नाम सामने आ जाता है। चाहे वो
मोहन यादव हों, चाहे वो मदन मोहन शर्मा हों, चाहे इधर आप देख लीजिए भजन लाल, हाँ भजन लाल, चाहे विष्णु साई हो, जो भी नाम आए हैं सामने, उनके बारे में कयास नहीं थे। कयास जिनके जिनके थे वो सारे पीछे हो गए। अध्यक्ष में भी कयास हम बहुत लोगों के नाम के लगा रहे थे जो कि 60 प्लस के हैं, 70 के आसपास पहुंचने वाले हैं, लेकिन सबको पीछे करते हुए जो अध्यक्ष चुना गया है वो 50s में है, 53, 54 कुछ उनकी उम्र है। तो एक है कि जनरेशनल चेंज भी बीजेपी चाह रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लेके आना, दूसरे सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप को तैयार करना। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके पूर्ण अध्यक्ष होने में मुझे नहीं लगता है कहीं पे कोई डाउट है, क्योंकि जब नड्डा जी आए थे वो भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और फिर वो पूर्ण अध्यक्ष वो भी बन गए थे। तो अच्छी बात है, दूसरी पार्टियों को बीजेपी से सीखना चाहिए। जनरेशनल चेंज, जनरेशन शिफ्ट होना चाहिए, सिर्फ बातें उसके बनाने से नहीं होगा, उसको करके दिखाना होगा। ठीक है राकेश सर, नितिन नवीन, और जो दूसरा सवाल मैं चाहूंगी उस पर आप विस्तार दें, वो ये कि चर्चा ये हो रही थी कि ओबीसी को प्रमोट बीजेपी कर रही है अपने जगह जगह संगठन स्तर पर, वो ब्राह्मण ठाकुर वोटर, वो सवर्ण वोटर जो कि हमेशा से बीजेपी के रहे हैं। एक्सपेक्टेड था ये कि कई जगह चर्चा में भी निकल कर आया कि हो सकता हो अब जो अध्यक्ष होगा वो एक सवर्ण फेस हो सकता है, वो ब्राह्मण ठाकुर जो उनके प्रॉपर वोटर हैं उनके लिहाज से हो सकता है। क्या वो वोटर्स अब टेकन ग्रांटेड हो गए हैं बीजेपी के लिए? कई बार कई सारे नेताओं ने नाराजगी में भी कहा है कि अरे ब्राह्मण ठाकुरों को तो टेकन ग्रांटेड ले लेती है बीजेपी, पता ही है कि उनका वोट ही है। देखिए, नितिन नवीन जी की भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष पद पर जो रहस्यमय नियुक्ति हुई है वो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के उस बयान पे मुहर है कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से संघ से कोई सहमति नहीं ली गई और नियुक्ति को लेके भी कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। संघ के संविधान में भी दो बातें तो मुझे देखने को नहीं मिली, एक कार्य विस्तार और दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष। भाजपा के संविधान में, माफ़ करिएगा, भाजपा के संविधान में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। कार्यकाल विस्तार भी नहीं है, उसमें जो अध्यक्ष के नियुक्ति को लेकर है वो ये है कि अध्यक्ष 3 साल के लिए नियुक्त होगा, उसके बाद फिर उसकी नई नियुक्ति होगी, निर्वाचन होगा। नियुक्ति क्यों होगी? निर्वाचन होगा। उसके बाद राष्ट्रीय परिषद जो है उस निर्वाचन पे मुहर लगाएगी। 6 महीने में राष्ट्रीय परिषद और 3 महीने में पार्लियामेंट्री बोर्ड करना अनिवार्य रखा गया है भाजपा के संविधान में। अब नितिन नवीन जी को लेके एक तरह तरह की बातें हो रही हैं कि नितिन नवीन जी एक युवा हैं। आप देखिए कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया गया तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी एक अल्पसंख्यक चेहरा होना चाहिए और हमारे यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में एक ही समाज को देखा जाता है। लेकिन मोदी जी ने अल्पसंख्यक के कोटे को भरा किससे? सिख समाज से। तो जिस आप सवर्ण की बात कर रही हैं कि जहां ये माना जा रहा था कि अभी तक के परंपरा के हिसाब से यदि ओबीसी के देश में सबसे बड़े चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो भाजपा अध्यक्ष के रूप में सवर्ण में कोई ब्राह्मण आएगा। लेकिन उन्होंने सवर्ण में एक कायस्थ को तलाश के लाए हैं और कायस्थ को उन्होंने बना दिया। अब कायस्थ समाज को लेके ये है कि बंगाल, क्या आप ये इस बात को या हम में से कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि सिर्फ बंगाल चुनाव के लिए एक व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? और क्या लेकिन नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से क्या बंगाल का सारा कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा हो जाएगा? देश का कोई भी कायस्थ समाज जितना मैं जानता हूं, उनका पॉलिटिकल रुचि एक सीमा तक होती है। वो हमेशा प्रशासनिक तबके पे या संगठनात्मक तबके पे रहना पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है। उस नए प्रयोग को जो मैं देखता हूं वो दो तरह से देखता हूं कि यदि इस पे कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं आई तो ये कंटिन्यू होंगे, और यदि आपत्ति आई तो इनको बदलना भाजपा के लिए आसान रहेगा, क्योंकि नितिन नवीन जी को बदलने से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक डैमेज का खतरा नहीं है। इसलिए नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और
अभी जो एक कयास लगाया जा रहा है कि जनवरी में फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अभी पूर्णकालिक अध्यक्ष की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी माननीय सोनिया गांधी जी लंबे समय तक रही हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष की कोई अवधि नहीं होती। अभी जो एक प्रश्न बार बार खड़ा हो रहा था कि कौन बनेगा, वो प्रश्न हल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब चर्चा इस बात पे हो रही कि ये कैसे बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक न एक चर्चा को बढ़ाती रहती है और उसी चर्चा के क्रम में अगला चर्चा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि क्या नितिन नवीन जी रहेंगे या बदले जाएंगे। अनुराग सर, मुझे लगता है कि नितिन नवीन को लेकर जितनी तरह की बातें हो रही हैं, निश्चित तौर पर विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि जानबूझकर इस तरीके की जगहों पर इस तरीके के लोग बैठाए जा रहे हैं जहां कि जब चाहें आप क्विक उन्हें हटा दें और कोई भी इस तरीके की दिक्कत ना हो। क्या वाकई में भीतर संगठनात्मक स्तर पर उतनी गुटबाजी थी जिसके लिए शायद नितिन नवीन को आगे कर दिया गया कि भाई सब अब शांत रहो टाइप? देखिए, अगर ये आरोप कांग्रेस लगाती है कि ऐसी जगहों पे ऐसे लोग बिठाए जा रहे हैं जो रबर स्टैंप हो, तो सबसे पहले उन्हें अपने गिरेबान में खुद झांक के देखना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा तो कांग्रेस में इतनी पुरानी है कि कांग्रेस की फाउंडेशन में ही ये परंपरा है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे उसके बाद से आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे तक जी, यही परंपरा है कि जो इस परिवार का लॉयल है सिर्फ वही बड़े पद का हकदार है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो अगर कांग्रेस ये किसी पे आरोप लगा रही है तो मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि सबसे पहले अपने गिरेबान में देखें, नंबर 1। नंबर 2, अगर नितिन नवीन जी ना होके कोई दूसरा होता, जो नाम चल रहे थे 4-5 नाम चल रहे थे, अगर उसमें से कोई बनता तो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो आश्चर्य वो होता, मेरे लिए जो सरप्राइज होता वो होता कि जो नाम चल रहे थे उनमें से कोई एक नाम डिसाइड हो गया। पिछले काफ़ी वर्षों से, मेरे ख्याल से ये 19 के बाद से ये परंपरा शुरू हुई है, जब भाजपा अच्छे से इस्टेब्लिश हो गई है केंद्र में, उसके बाद ये परंपरा चली। और ये सब जब ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि वोट तो पीएम मोदी के नाम पे मिलना है, बाकी तो सब चेहरे हैं, तो उसके बाद से ये परंपरा शुरू हुई है कि एक्सपेरिमेंट करो, नए प्रयोग करो, चाहे वो भजनलाल जी हों, चाहे वो मोहन यादव जी हों, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हों, यहाँ तक कि मैथिली ठाकुर को टिकट दिलाना और उनको जितवा देना, ये इस चीज़ का प्रयोग के बाद जो उस प्रयोग में सफलता है कि वोट किसी और वजह से मिल रहा है, ये चेहरे सिर्फ ऑर्नामेंटल हैं। तो वो एक तरह से अब सिद्ध हो गया और उसी की कड़ी में ये एक नितिन नवीन जी एक नया नाम जुड़ गए हैं। अब अगर आप उसको जातीय समीकरण से जोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा ये चर्चा या ये डिबेट बहुत देर तक टिकने वाली है। अगर हम बात करें कि जैसे अभी साथियों ने बोला कि पूर्णिमा जी ने बोला कि वो कायस्थ हैं और वेस्ट बंगाल का चुनाव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखिए, बिहार में जो कायस्थ हैं वो थोड़े से एफ्लुएंट होते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वो वहाँ पे कई कायस्थों के स्टेट्स भी हैं और काफ़ी शक्तिशाली लोग होते हैं। कायस्थों के नाम पे एक चीज़ ज़रूर होती है कि वो उनके साथ वो विवाद से थोड़ा दूर रहना उनका अपना स्वभाव का पार्ट होता है। तो ऐसा नितिन नवीन जी के साथ भी था कि वो बिहार की राजनीति में एक अच्छा उनका एक वो था और वो विवादों से दूर थे। पूर्णिमा जी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, उसका जवाब वो बाद में देंगे, अभी तैयार करेंगे जी, आप अपनी बात करें। तो उसमें अगर कल को कहीं भी कुछ बैकफायर होता है तो इनको हटाना बहुत आसान होगा। साथ में एक मैसेज भी दिया गया कि भाई जो कार्यकर्ता, अब पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, अब और उस हिसाब से पद भी खूब हैं, तो अब पार्टी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, हम किसी को भी कहीं भी बिठा सकते हैं, अगर नहीं हुआ हम हटा सकते हैं। तुम्हारे पास ये बोलने की, मैंने शुरुआत में कहा कि एक बड़े लेवल के जो फ्रंटलाइन नेता है उन्हें भी मैसेज है और कार्यकर्ताओं को भी मैसेज। लेकिन साथ में एक चीज और भी है, देखिए अगर यही काम किसी दूसरी पार्टी में हुआ होता तो वहां पे विद्रोह होते, लेकिन यहां पे एक चीज क्या है, सबको नंबर 1 चीज पता है, वोट किसके चेहरे पे मिल रहे हैं, और नंबर 2, अगर मैं बड़ा नेता हूं, मुझे हटाया जा रहा है, मुझे चांस नहीं मिल रहा है, तो पार्टी चूंकि इतनी बड़ी कि कोई ना कोई पद मुझे मिल जाएगा जिसकी वजह से, जिसके लिए मैं राजनीति में आया, मैं उसको थोड़ा क्रूड भाषा में बोल रहा हूं, जिसके लिए मैं राजनीति में हूं वो मुझे मिलता रहेगा, मुझे गाड़ी बंगला ये सब चीजें, सारी सुविधाओं का उपभोग मैं करता रहूंगा। तो ये चीज भी है, तो इस वजह से पार्टी में विद्रोह भी नहीं हो रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और अगर कायस्थों की बात करी जाए, कायस्थ शुरू से ट्रेडिशनली वो बीजेपी के साथ बहुत सालों से वोटर रहा हुआ है, तो कायस्थ का बन जाना बीजेपी में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा। ठीक है समीर सर, एक बात जो है राकेश जी इंगित कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि उस पर ही आप थोड़ी रोशनी डालें कि जेपी नड्डा ने जब कहा था कि हमें अब संघ की आवश्यकता नहीं है, हालांकि उसका परिणाम हमने आगे के चुनाव में देखा था, लोकसभा में भी उसका असर दिखाई पड़ा। नितिन नवीन के नाम पर क्या वाकई में संघ से पूछा नहीं गया, पूछताछ नहीं हुई, मोहर नहीं लगी? देखिए, नितिन नवीन को संघ को लेकर मैं उसके पहले मैं 2-3 चीज़ों को जिक्र कर देता हूँ, उसके बाद मैं इस पर आता हूँ। अब चलो सब लोग मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, जो हमेशा कहा जाता है कि भाई मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चला, लेकिन मैं मोदी जी की राजनीति को लेकर थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उनको विधानसभा सीट चाहिए थी एक, तो वजूभाई वाला से राजकोट की सीट खाली करवाई गई, वहाँ से विधायक बनते मोदी जी। और फिर जब अध्यक्ष बनने की बात आती है तो 6 महीने बाद वजूभाई वाला को पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाता है। मोदी जी कहते हैं इन्होंने मेरे लिए सीट खाली कर इनको बनाया। उसके बाद जब दूसरे अध्यक्ष बनने की बारी आती है तो मोदी जी कहते हैं पुरुषोत्तम रूपाला मुझे चाहिए, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, पार्टी उन्हें अध्यक्ष बना देती है। पुरुषोत्तम रूपा का टेंडर खत्म होता है तो मोदी जी कहते हैं मुझे फालतू चाहिए, तो फालतू को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यह प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग रही है कि वो भी जब जहाँ रहे मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि भाई संगठन मेरे हिसाब से होना चाहिए, सरकार और संगठन अलग नहीं दिखेगी, सरकार भी मैं चलाऊंगा और संगठन भी मेरे हिसाब से ही मूव करेगा। तो गुजरात में मोदी जी ने वो किया। जब दिल्ली आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री बनते हैं, राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनते हैं, राजनाथ सिंह अमित शाह जी को लेकर भाजपा मुख्यालय में आते हैं और कहते हैं कि अमित शाह जी हमारे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। जब 2019 में अमित शाह जी गृह मंत्री बनते हैं तो अमित शाह जी जेपी नड्डा जी को भाजपा मुख्यालय में इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि भाई जेपी नड्डा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके बाद जेपी नड्डा अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन आप देखिए, अब जब नवीन नितिन को डिक्लेयर किया गया तो एक छोटी सी पर्ची जारी कर दी गई कि नवीन नितिन कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। क्या ये सम्मान नवीन नितिन को नहीं देना था जो अमित शाह जी को दिया गया है, जो नड्डा जी को दिया गया कि एक दिन पहले आप उन्हें दिल्ली बुलाते, बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता होती, वहाँ नड्डा जी रहते, अमित शाह जी रहते और डिक्लेयर करते कि नवीन नितिन हमारे होंगे। और जिस दिन नवीन नितिन दिल्ली में आते हैं उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय दौरे पर बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कार्यकारी आपके अध्यक्ष आ रहे हैं, एक दिन पहले उन्हें बुला लिया जाता है, प्रधानमंत्री से मिल लिए जाते हैं। अब कल रात को उनकी प्रधानमंत्री से, कल शाम को उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। तो 45 साल के नितिन नवीन को बना दिया। और फिर पूछा जाए तो कहते कि भाई संगठन का अनुभव है, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। अब छत्तीसगढ़ चुनाव जीतने के बाद किसने नितिन नवीन को जीतने की बधाई दी कि उनके संगठन की तारीफ की? न प्रधानमंत्री मोदी का कोई ट्वीट है इस तरह का, न अमित शाह का है, न ओम माथुर जो चुनाव प्रभारी थे उन्होंने कहा, न किसी मीडिया में जिक्र आया कि नितिन नवीन के संगठन की वजह से छत्तीसगढ़ का चुनाव जीते हैं। 4 बार 5 वर्ष के विधायक रहे, पिता विधायक थे, पिता का निधन हो गया तो फिर वो विधायक बनते हैं, फिर मंत्री रहे। तो जो व्यक्ति आप देखिए न पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहा हो, न राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, न राष्ट्रीय महासचिव हो, न केंद्रीय चुनाव समिति में रहा हो, न नेशनल ऑफिस ब्यूरो जो पहले 50-48 लोग हैं उसमें रहा हो, उसको लाकर सीधे आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जो व्यक्ति भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हो, जो प्रदेश अध्यक्ष भी दे रहा। अब उस व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना दोगे, और अगर आपको इसी को अध्यक्ष बनाना था तो 1.5 साल के लिए आपने इंतजार क्यों किया? 1.5 साल जब आपके इंतजार आप कर रहे थे तो क्या 1.5 साल इस नाम के लिए इंतजार कर रहे थे कि बिहार चुनाव हो जाएंगे, फिर हम नितिन नवीन को कैबिनेट का मंत्री बना देंगे और फिर उसको 20 दिन बाद बुलाकर इस्तीफा दिलवाएंगे मंत्रिमंडल से? तो अगर नितिन नवीन को बनाना था तो आप पहले उनको लेकर आते। और 1.5 साल से आप जो भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है, वो 1.5 साल से जगत प्रकाश नड्डा को मंत्री भी बना के रख रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के भी रख रही है। तो पार्टी के जो संरचना है वो किस तरीके से काम कर रही है कि भाई नड्डा जी अध्यक्ष भी रहेंगे। पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बात आएगी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में आप देखेंगे तो आप सत्यनारायण जाटिया को ले लेंगे, इकबाल सिंह को आप वहाँ पर ले लेंगे, सुधा यादव को ले लेंगे, और उसी पार्लियामेंट्री बोर्ड से आप नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर देंगे। तो ये जो जिस तरीके से पार्टी का है, तो इसे मैं मास्टर स्ट्रोक नहीं मानता, इसे मैं मोनोपोली मानता हूँ और एक व्यक्ति के मुट्ठी में पार्टी को मानता हूँ कि एक व्यक्ति की मुट्ठी में पार्टी पूरी फंसी हुई है और वो जो कहेंगे पार्टी के अंदर वो होगा। वो कहेंगे दिन है तो दिन, वो कहेंगे रात है तो रात। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को वो सुनने के लिए मजबूर होना है, सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति आपको चुनाव जितवाता है, उसके नाम पर आपको वोट मिल रहे हैं। तो पूरी पार्टी एक व्यक्ति और 2 लोगों के सामने इस तरीके से नतमस्तक है कि वो जो तय करेंगे पार्टी के अंदर वो होगा। न संघ की सुनी जाएगी, न संगठन की सुनी जाएगी। तमाम लंबा राजनीतिक अनुभव आने के बाद तो आदमी शीर्ष पर पहुंचता है ना। प्रधानमंत्री मोदी का तो लंबा अनुभव रहा है। क्या प्रधानमंत्री सीधे प्रधानमंत्री बने?
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सचिव रहे, वो तमाम राज्यों के प्रभारी रहे, संगठन में अनुभव रहा, फिर गुजरात उन्हें भेज गया, 13-14 साल आप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आप प्रधानमंत्री के रूप में आए दिल्ली के अंदर। तो संगठन में आदमी नीचे से ऊपर जाता है, एकदम नीचे से सीधे शीर्ष पे ऐसे पदों पे कहाँ पहुंचा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप इतिहास देख लीजिए, कौन इस तरीके से पहुंचा है। सबसे आश्चर्यजनक बस नितिन गडकरी का था, लेकिन नितिन गडकरी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, मंत्री रहे थे, उनका एक प्रोफाइल रहा था, एक नितिन गडकरी का कद रहा था। तो नितिन गडकरी को नितिन नवीन से तुलना नहीं की जा सकती। नितिन गडकरी का कद बहुत बड़ा भी रहा था उस समय। और आप शुरू से देख लिया, अटल बिहारी वाजपेयी बने हो, लालकृष्ण आडवाणी बने हो, मुरली मनोहर जोशी बने हो, उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे बने हो, जना कृष्णमूर्ति बने हो, बंगारू लक्ष्मण बने हो, वेंकैया नायडू बने हो, राजनाथ सिंह बने हो, नितिन गडकरी इसके बाद बने हैं, या जगत प्रकाश नड्डा बने। सबका कोई कैलिबर रहा था। तो इस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेना, इससे मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में हमको लेना चाहिए। सबने जो है ये कहा कि हाँ ठीक है, नितिन नवीन जो है वो हमेशा से बीजेपी का कल्चर उसी तरीके से हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि वो ऐसे ही चौंकाते हैं पर्ची से नाम निकाल के। लेकिन समीर सर ने बहुत सारे सवाल उठा दिए, और रामकृपाल सर ने शुरुआत में कहा था कि यू हैव टू ओबे वाला जो कल्चर है कि भाई हमने निर्णय ले लिया 12th आवर में, जो हमने कह दिया वो मानना है। ये बहुत लंबा शायद नहीं चलने वाला होता है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो विस्फोटक हो जाती हैं थोड़े समय बाद। संगठन स्तर पर नितिन नवीन को कैसे देख रहे हैं, और ये निर्णय? नितिन नवीन भाजपा नितिन नवीन का मैंने जो है एक लाइन में कहा था कि भाजपा इस तरह के नवीन प्रयोग कर रही है लगातार। देखिए, मैं 2 प्रसंग उद्धृत करूंगा और उसके बाद अपनी बात रखूंगा संक्षेप में। एक प्रसंग तो ये है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राजस्थान में मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, विधायक चुन के आ गए थे, माखनलाल फौजदार ऑब्जर्वर बन के गए। फौजदार ने सारे विधायकों की बैठक बुलाई और कहा कि अपने अपनी पसंद के नेता का नाम ही डब्बे में डाल दीजिए लिख करके, जिसको जो पसंद हो। 3-4 लोग रेस में थे, हरदेव जोशी और कुछ और नेता लोग जो भी उस समय थे वहाँ। अब पर्ची जब डब्बा खोला उन्होंने, तो उन्होंने किसी के पक्ष में 10 नाम, किसी के पक्ष में 5 नाम, किसी के पक्ष में 15 नाम थे। एक पर्ची में सिर्फ एक नाम, एक नेता के पक्ष में सिर्फ एक पर्ची थी, जो शायद उन्होंने ही डाली होगी। तो इंदिरा जी के पास लेके गए और उन्होंने सारी जानकारी दी। तो इंदिरा जी ने कहा इस अकेले आदमी को बना दो जिसके नाम से एक पर्ची आई, वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। एक तो प्रसंग ये है, मैं ये कार्यशैली जो बता रहा हूँ, जो भी रामपाल जी कहते थे ना, इंदिरा गांधी का इस तरह तय होता था। दूसरा प्रसंग है भारतीय जनता पार्टी का। अटल जी प्रधानमंत्री थे, वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो रही थी और एक राज्यसभा की सीट को लेकर विवाद हुआ। पार्टी और अध्यक्ष जिस नाम पर जोर दे रहे थे, अटल जी उससे सहमत नहीं थे। अटल जी ने कहा कि मैं सहमत नहीं हूं कि ये जो है, अटल जी थे, कोई ऐसा नहीं कि अटल जी कोई मोदी जी से कमजोर नेता थे या अटल जी। तो वेंकैया नायडू ने उनसे कहा कि अटल जी, हमने आपके चरणों में बैठकर राजनीति सीखी है और आप ही ने कहा है और संविधान में लिखा है कि भाजपा के संगठन में अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है, बाकी आपकी इच्छा। तो अटल जी ने कहा कि जो संविधान में लिखा है वही होगा, और वो सज्जन राज्यसभा में आ गए। तो ये 2 उदाहरण हैं कि तो आज जो बीजेपी है वो 70 की कांग्रेस है। आज की जो बीजेपी है वो 70 के दशक की कांग्रेस है, और आज जो कांग्रेस है वो 2009 के ज़माने की बीजेपी है, जो सत्ता के बाहर जो लड़ाई झगड़े वाली जो हालत हो गई थी आडवाणी जी के जिंदा प्रकरण के बाद सारे, तो ये स्थिति है। देखिए, जनरेशनल चेंज है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन जनरेशनल चेंज के पीछे पृष्ठभूमि भी, जैसे गडकरी जब आए थे तब रियल जनरेशनल चेंज था, जो गडकरी का बैकग्राउंड था। गडकरी जो है उनको संघ का भी आशीर्वाद प्राप्त था, उनके काम की प्रशंसा पूरे महाराष्ट्र में हो रही थी, जो उन्होंने एज ए PWD मिनिस्टर काम किया था, और संघ के फेवरेट लिस्ट में भी, संघ के फेवरेट थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, तो LOP भी रह चुके थे। तो वो एक जनरेशनल चेंज था कि आदमी के पास अनुभव भी है, उम्र भी है। ये जनरेशनल चेंज तो है, लेकिन जनरेशनल चेंज ये है कि भाई जो व्यक्ति आए वो बिल्कुल हमारे हिसाब से हो, रबर स्टैम्प, हमारा स्टैंप हो, रबर कह लो या मोहर कह लो। और जो शुक्ला जी ने बात कही कि अगर मान लीजिए बहुत दबाव पड़ा और पता लगा कि नहीं संघ भी, तो अगर रिप्लेस भी करना पड़े तो कोई बड़ा हैवी वेट नहीं है, ये भी एक सुविधा की। इसीलिए नितिन नवीन अचानक आ गए। एक चीज़ जो शायद हम लोग मिस करें, नितिन नवीन ही क्यों? ऐसे तो बहुत सारे लोग पार्टी में हैं जो नितिन नवीन की जगह विकल्प हो सकते थे या कर सकते थे। देखिए, कायस होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये बात
बेकार की है कि बंगाल में बड़ा असर पड़ जाएगा, जब लालू यादव का असर उत्तर प्रदेश के यादवों पर नहीं पड़ा, मोहन यादव का असर बिहार के यादवों पर नहीं पड़ा, और मुलायम सिंह का असर बिहार के यादवों पर नहीं पड़ा, देवीलाल का असर यूपी के जाटों पर नहीं पड़ा, और अजीत सिंह का असर हरियाणा के जाटों पर नहीं पड़ा, तो नितिन नवीन का बंगाल के कायस्थों पड़ जाएगा। ये कोई, और इतने बड़े नेता भी नहीं, कायस्थों बड़े बड़े नेता रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर संपूर्णानंद, एक से एक बड़े नाम, दिग्गज नाम रहे हैं कायस्थों। हाँ, रविशंकर का पड़ा नहीं। लेकिन नितिन नवीन का एक पृष्ठभूमि ये है कि उनके पिताजी जो थे नवीन किशोर सिन्हा, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाती थे। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार से उनका संबंध था। तो ये भी हो सकता है मोदी जी के माइंड में कहीं ना कहीं बात रही हो, इसीलिए नितिन नवीन चुने गए हों, कि ये एक फैक्टर है। कल को जो है कांग्रेस को आईना दिखाने में भी ये एक वो रहेगा कि देखिए आपने राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या किया था, हमने सब और हमने उनके वंशज को, ये जैसे शास्त्री जी के वो सिद्धार्थनाथ सिंह शास्त्री जी के नाती हैं, अब बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं, और सुनील शास्त्री घूम के बीजेपी में वापस लौट के फिर कहाँ चले गए। तो इस तरह, और आज जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ हैं, चरण सिंह के वो ग्रैंडसन। तो ये एक प्रतीकात्मक भी हो सकता है, लेकिन चौंकाया सबको जिस दिन नितिन नवीन का निर्णय आया, पर्ची आई, वो तो मैंने बहुत से लोगों को फ़ोन किया, जितने मेरे सूत्र हो सकते हैं संघ और बीजेपी में हैं, इंक्लूडिंग हमारे मित्र समीर चौगांवकर को भी मैंने फ़ोन किया था। जितने लोगों को फ़ोन किया, हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था, बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित थे कि वो ये नाम कहाँ से है, कहाँ से, और क्या संसदीय बोर्ड की कोई बैठक हुई है, कोई पता करे ना इसको। जैसा उसमें है कि संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया है, तो जो शुक्ला जी कह रहे हैं पंकज चौधरी के, संसदीय बोर्ड की बैठक कब हुई, कौन कौन था उसमें, पता ही नहीं है, या भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई तो अलग बात है, कोई ऑनलाइन बैठक हो गई हो, आज के तो ऑनलाइन जमाना है, लेकिन बैठक के बारे में। लेकिन ये जरूर है, इतना तो मैं जानता था कि जो नाम चल रहे हैं उनमें कोई नहीं बनेगा, क्योंकि उनमें बनना होता तो 1.5 साल नहीं लगता। नहीं, लेकिन क्या नितिन नवीन के लिए 1.5 साल वेट किया गया? हाँ, वही ये बड़ा प्रश्न है, वही पूछ रहे। और मुझे लगता है नितिन नवीन फिलहाल वो चॉइस मोदी जी की है, और उनका भी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, कितना रहेगा, उसके बाद अगर वो परफॉर्म करते हैं और पार्टी में विरोध नहीं होता तो कंटिन्यू कर जाएंगे, और अगर पार्टी में तो विरोध नहीं होगा, जो थोड़ा बहुत अगर आपत्ति आ सकती है संघ की तरफ से आ सकती है, और मुझे नहीं लगता संघ से कोई आपत्ति आएगी। संघ को जितना मैं जानता हूँ, समीर जी मुझसे ज़्यादा जानते होंगे और लोग ज़्यादा जानते होंगे, राकेश जी वगैरह, मैं जितना जानता हूँ संघ अपनी सलाह, अपना जोर तब तक देता है जब तक निर्णय नहीं होता। निर्णय हो जाने के बाद संघ अपना पीछे अपने शांत हो जाता है, अपने को पीछे खींच लेता है और चलने देता है। ठीक, वो चाहे कल्याण सिंह का मसला हो, चाहे उमा भारती का मसला हो, चाहे कोई संजय जोशी का मसला हो, जितने मसले आप देख लीजिए, हाँ देवेंद्र फडणवीस के जितने मसले हैं, संघ जब तक फैसला नहीं होता है तब तक तो वो करता है, उसके बाद संघ अपना जो है शांति के साथ अपना काम करने लगता है। तो मुझे नहीं लगता संघ, और मोदी जी इस बात को जानते हैं, गुजरात में भी प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक फैसला ले लिया कि हमने ले लिया, अब आपको जो करना करिए, अब आप अपना काम करिए, अपने प्रकल्प चलाइए और हमें सरकार चलाने दीजिए और संगठन चलाने दीजिए। ठीक। विनोद ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज की बीजेपी 70 की कांग्रेस है, और कांग्रेस जो है वो 2014 के पहले की बीजेपी है। 2014 कह लीजिए अब जैसे, ठीक है। हाँ। मैं कहता हूं कि देखिए, सीधी बात कीजिए, राजनीति में आप आते हैं सत्ता में पहुंचने के लिए, राजनीति करने के लिए। समाज सेवा करनी है तो आप बहुत तरीके हैं, करते रहिए। बहुत सारे एनजीओ, एक यानी एक परीक्षा में बैठना है, उसमें पास होना है। समीर जी ने जो बातें कही मैं मानता हूं, लेकिन जब जब समीर जी ने वो बताया कि ऐसे होता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था, सारी बातें मैं मानता हूं, बड़ा सम्मान होता था, लेकिन उस सम्मान का क्या मतलब है जब हम परीक्षा में बैठे और फेल हो जाए? लगातार जब से बीजेपी का ये चीज़ें रही हैं, फेल होती रही। 2014 के बाद यही बीजेपी उत्तर प्रदेश में मंदिर आंदोलन के बावजूद आईसीयू में पड़ी हुई थी। 2014 से पहले आप देखिए ना, आईसीयू में ऑलमोस्ट। तो सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं जो आदमी आपको परीक्षा में पास कर रहा है, जो खुद पास कर रहा है, तो आप चाहते हैं कि फिर से वही तंत्र अपना ले फेल होने वाला। दूसरी बात जो मैंने संगठन के लिए कही है, देखिए पूरी दुनिया में होता है, कहीं भी डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि एक लीडर है, आप जितना डिसेंट है अपने दिल की बात कह लीजिए, लेकिन फाइनल होगा
एट द 12th आवर, यानी जब फैसले की बात आएगी तो जो भी लीडर है वो जो कहेगा, आपने उसको लीडर बनाया है तो यू हैव टू ओबे। डिसेंट अपनी जगह पे है बट यू हैव टू ओबे, और मोदी ने ये सफलता पाई है। दूसरी बात, एक जिस तरह का सारी चीज़ें होती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी और जो संघ भी है, मैं अच्छी तरह से, मैं तो खैर संघ को बहुत नहीं जानता। 2012 में जब मोदी का नाम आ रहा था, वो सर्वे कराए गए थे, जितने लोग थे सब, जो उसके पहले के चुनाव के जो लोग हारे हुए थे, जो जितने भी थे, सबसे एक सर्वे कराया गया था। राजनाथ सिंह नहीं थे, और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, फ्रॉम हर्षस बाबू आपकी बात पता, पूरा सर्वे कराया गया, और उसमें कि भाई 3 चीज़ें पूछी गई थी कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किस किस लोगों को अपने चुनाव प्रचार के लिए चाहेंगे। 90% लोगों ने उस समय नरेंद्र मोदी का नाम दिया था, और बाकायदा ये ले जा कर के राजनाथ सिंह ने आडवाणी जी के सामने रख दी थी, ये देखिए है। कहने का अर्थ ये है कि ऐसे नहीं आ गए, तो एक बीजेपी में जिस तरह से उनको चुना गया, और वो आदमी आरएसएस भी उस समय, आपको याद है गुजरात में क्या क्या हो रहा था, जोशी जी, क्या नाम था, संजय जोशी ना, संजय जोशी, ये तोगड़िया, टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें चलती थी। उसके बावजूद संघ भी कोई पक्ष में नहीं था, लेकिन उस समय यह था कि बहुत सत्ता में किसी तरह बीजेपी को अगर आना है तो आपको, जैसे लालू ने कहा था ना एक बार नीतीश को बनने पर कि मुझे जहर का घूंट भी पीना पड़े तो पी लूँगा नीतीश के लिए, ऐसे ही रहा। और जब एक बार आपको सबको पता है कि अगर बीजेपी, मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं आप, लेकिन ये तय है, जैसा लोग कह रहे हैं कि वोट उसी के नाम पे पड़ता है, यानी परीक्षा में वही पास हो रहा है, बाकी सब फेल हो रहे हैं, तो आप उसका साथ देंगे कि नहीं। दूसरी एक छोटी सी आपको रियल घटना बता देता हूँ मीडिया के बारे में। श्रीपद मिश्रा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, शायद विनोद जानते हैं। श्रीपद मिश्रा जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसके 15 ही दिन बाद एक मेरे मित्र थे, उन्होंने एक अखबार में एक खबर छपी कि श्रीपद मिश्रा हटाए जाएंगे, सिंगल कॉलम खबर छपी। ये 84-84 की बात, मुझे लगता है 83-84, हाँ वही कह रहा हूँ बात थी। 2.5 साल श्रीपद मिश्रा रहे। 2.5 साल के बाद जब उनको फैसला किया इंदिरा गांधी ने कि अभी ये हट जाएं, तो उन्होंने पीसी बुलाई, उसमें वो पत्रकार भी आए। श्रीपद मिश्रा ने देखते ही उनको कहा आइए आपकी खबर सही हो गई। बोले मेरी कौन सी खबर? अरे बोले वो आपने लिखा था ना कि श्रीपद मिश्रा हटाए जाएंगे, आज हो गया फैसला। तो देखिए ये कहना कि क्या होगा नहीं होगा, ये सब अटकलबाजियाँ होती हैं। ईमानदारी की बात यह है कि संगठन में, और मैंने खुद आपको बताया कि समाजवादियों का कोई संगठन इसलिए नहीं बन पाया कि उसमें कार्यकर्ता नहीं थे, सब नेता थे, एक व्यवस्था का प्रश्न लेके खड़े हो जाते थे, इसलिए नहीं। चाहे जो बुराई हो, संगठन सिर्फ या तो वामपंथियों में रहा है या अब बीजेपी में, या बीजेपी में, ये दोनों। संगठन का मतलब वहाँ होता है कि आप डिसेंट कर लें, लेकिन अगर आपको जाना है तो आप हाई कमान या जिसको भी कहिए, जो भी लीडर मानते हैं, उसके फैसले को आपको मानना पड़ेगा। और ये कैबिनेट में भी यही होता है, जैसे कहते हैं ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैबिनेट में हो सकता है कि 4 लोगों का डिसेंट हो, बट कैबिनेट का जब फैसला हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं उसके विरोध में था। वो माना जाता है कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। जो अभी राकेश सर ने कहा कि इसका कायस्थ कम्युनिटी होने का बंगाल चुनाव से कोई लेना देना नहीं हो सकता है, ये थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है। विनोद जी ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि मुलायम सिंह का बिहार के यादवों पे जोर नहीं चला, रविशंकर प्रसाद का कहाँ चल गया। तो देखिए 2 बातें होती हैं। मुलायम सिंह यादव का बिहार के यादवों पे जोर नहीं पड़ा क्योंकि उनका अपना यादव नेता वहाँ मौजूद है। रविशंकर प्रसाद कोई ऐसे बहुत बड़े कायस्थ नेता के रूप में तो नहीं है, वो बीजेपी के नेता के रूप में माने जाते हैं, और वैसे भी उनको किसी दूसरे स्टेट में इन्फ्लुएंस करने के लिए हमने नहीं देखा कि स्टार प्रचारक बने हों और गए हों। लेकिन यहाँ पर जो नितिन नवीन है, आप देखिएगा भविष्यवाणी की तरह लग सकती है, बंगाल के चुनाव में इनके नाम की चर्चा होगी। और क्यों होगी मैं वो बता रही हूँ। बीजेपी की जो पद्धति मैंने अभी तक समझी है, जो लेफ्ट का बहुत बड़ा कैडर था वो बीजेपी का सपोर्टर बन गया है, ये हम सब जानते हैं। तो लेफ्ट के कैडर में आज की डेट में अगर नाम आप देखिए तो सबसे बड़ा नेता कौन है उनका?
कौन है या था? ज्योति बासु। ज्योति बासु। ज्योति बासु जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त उनके बनने से पहले जब नामों की चर्चा हो रही थी तो ज्योति बासु का नाम बहुत मजबूती से आगे रखा गया था। और ये उनकी पार्टी ने एक तो उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको नहीं पीएम का पद स्वीकार करने दिया। तो उसके बाद चर्चा हुई, वीपी सिंह गायब हो गए थे, फिर देवेगौड़ा को किसी तरह कहीं से ढूंढ के लाया गया और वो बन गए प्रधानमंत्री। तो ये जो हिस्टोरिकल मिस्टेक, जिसको कि लेफ्ट पार्टी कई बार कह चुकी है हिस्टोरिकल मिस्टेक था, वो हिस्टोरिकल मिस्टेक आप देखिएगा उसकी गूंज बंगाल चुनाव में जरूर दिखाई देगी। क्योंकि ज्योति बासु, शायद बहुत सारे लोग यहाँ नहीं जानते हो, कायस्थ थे, कायस्थ फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत इन्फ्लुएंशियल कायस्थ फैमिली के वो नहीं, हो सकता है वो परिवार के सदस्य रहे थे। तो ये आप लिख के रख लीजिए, बंगाल चुनाव का प्रचार अब शुरू होने दीजिए और उसके लिए कैसे कांग्रेस जिम्मेदार है और कैसे लेफ्ट जिम्मेदार है। तो ये सारी की सारी चर्चा मोदी जी और कायस्थ भी रहेंगे। मोदी जी ये सारी चर्चा खोद खोद के लाएंगे और ऐसे ऐसे फैक्ट्स लाएंगे जो कि हम लोगों को आज नहीं पता है। तो इसकी गूंज तो वहां सुनाई देगी। नहीं, एंगल भी आपने अच्छा जोड़ा है। और दूसरा नहीं, अनुराग जी ने कहा, जब इन्होंने कहा कि कायस्थ कम्युनिटी ऐसी है जो विवादों से अपने आप को दूर रखती है, जिस पर आप हंस भी रही थी। हाँ, मैं हंस रही थी इसलिए कि मैं चूंकि खुद उसी कम्युनिटी से हूं तो थोड़ा मुझे आइडिया है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कायस्थ कम्युनिटी विवादों से इसलिए दूर रहती है क्योंकि बेसिकली उनका फोकस मतलब ब्यूरोक्रेसी की तरफ होता है। पढ़ने लिखने वाले लोग अपने आप को वो लोग मानते हैं, पढ़ाई लिखाई इंटेलेक्चुअल क्लास है, तो वो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में वो अपर कास्ट की टिपिकल मेंटालिटी है, वो बीजेपी के सपोर्टर होते हैं। तो कम्युनिटी है बीजेपी की सपोर्टर, लेकिन विवादों से इसलिए नहीं कि उसको बहुत कोई उससे परहेज है, इसलिए कि वो दूसरी चीजों में बहुत बिजी रहते हैं और अपने आप को वो इंटेलेक्चुअल क्लास मानते हैं। और इंटेलेक्चुअल क्लास थोड़ी अपनी नाक ऊंची रख के चलते हैं तो वो विवादों में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, शायद पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर होते हैं। जी, नवीन जी के बारे में बात करूंगा। नितिन नवीन जी की 3 उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। 5 बार के विधायक हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। नितिन नवीन जी को पहली बार मैं 2011 में जाना। 2011 में से पहले वो महामंत्री बन चुके थे, लेकिन हम जैसे लोग 2011 में इसलिए जाने क्योंकि उस समय पर युवा मोर्चा का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रीय एकता यात्रा। अनुराग ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मूलतः वो थी तिरंगा यात्रा जो कोलकाता से श्रीनगर के लिए निकली थी। उसमें 4 चेहरे थे। अनुराग ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री के रूप में मनोरंजन मिश्रा और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे हरीश द्विवेदी, जो बाद में 2 बार के सांसद बने और राष्ट्रीय सचिव भी बने थे। और चौथे चेहरा थे नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी की योग्यता वहीं से परख लीजिए कि उस उतनी बड़ी यात्रा में ये 3 चेहरे तो फ्लैश हो गए, वो नहीं हो पाए। दूसरी उपलब्धि, उनके टिकट को लेके भी एक कहानी सुनने में आई कि जब 2006 में नवीन किशोर जी का निधन हुआ तो ये हुआ कि टिकट किसको दिया जाए। तो माननीय अरुण जेटली जी ने कहा कि उनकी माँ को देने की बजाय अब ये 26 साल के हो गए हैं, इस युवा को दे दो। तो वो पहली बार बांकीपुर से विधायक बने। दूसरी उपलब्धि जो उनकी छत्तीसगढ़ की गिनाई जा रही है कि छत्तीसगढ़ चुनाव नितिन नवीन जी के कर्मठता के कारण जीते। तो उस समय पर प्रभारी थी डी पुंदेश्वरी और सह प्रभारी थे नितिन नवीन जी। डी पुंदेश्वरी के स्वभाव को जानने वालों को पता है कि वो नितिन नवीन जी को वहां कितना फैलने दी होंगी। फिर छत्तीसगढ़ का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती वो भूपेश बघेल के कर्तव्य के कारण जीती। उस पर न वहाँ के स्थानीय नेताओं की कोई भूमिका थी और न केंद्रीय नेताओं की कोई भूमिका थी। तीसरी बात जो रामकृपाल जी ने कहा कि मोदी की डिमांड, मैं 2009, 10, 11, 12 इन चारों का साक्षी हूँ। जब संघ चालक बने मोहन भागवत जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुझे लगता है संघ की पहली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में तल्ख टिप्पणी की गई कि D4 अध्यक्ष नहीं बनेगा। और D4 में कौन थे? वेंकैया नायडू जी, अनंत कुमार जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी। और नहीं बना, तब नितिन गडकरी जी आए। 2012 में नरेंद्र मोदी जी को सेंटर में लाना ये संघ का फैसला था। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि संघ का फैसला था क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी जिस तरीके से अड़े और उनके अड़ियल रुख को साइड में करके नरेंद्र मोदी जी के लिए फैसला कराया गया गोवा बैठक में। तो संघ यदि नहीं अड़ता तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात से दिल्ली नहीं आते।
फिर नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश में प्रोजेक्ट करने वाला भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और पहली बार 2014 में संघ के लोगों को, अधिकारियों को लोकसभा प्रभारी बनाया गया। इसके पहले कभी भी लोकसभा प्रभारी या राजनीतिक रूप से मैंने संघ के किसी भी अधिकारी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। फिर 2019 में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव में उतनी ही गंभीरता से भूमिका निभाई। इसलिए मेरा मानना ये है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अब मुझे लगता है उस पूरकता में थोड़ा सा कमी आ रही है। अनुराग सर, यूपी का भी थोड़ा जिक्र होना ज़रूरी है, इसलिए पंकज चौधरी का जिक्र होना ज़रूरी है। अखिलेश जिस तरीके से पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या पीडीए का जो फॉर्मूला एक उन्होंने तय किया हुआ है, उसका असर हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। क्या उसी की काट है पंकज चौधरी और उतना इफेक्टिव होंगे? सबसे पहली बात तो हमें इसी पे विचार करना चाहिए, जो पीडीए का कॉन्सेप्ट है वही कितना ज़मीन पे दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुझे नहीं लगता बीजेपी अखिलेश यादव जी की किसी टर्म पे या उनकी किसी अपनी जो परसीव्ड गुगली है उस पर कोई फंस के कोई निर्णय लेने वाली है। यूपी में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, और एक चीज़ ये हो सकती है, जो बातें चलती हैं कि योगी जी और केंद्र के साथ थोड़ा सा मतभेद रहते हैं, तो उसको लेके थोड़ी सी चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी की किसी पीडीए के कॉन्सेप्ट को लेके जो ज़मीन पे कहीं नहीं है, वो आज भी अपने मुस्लिम मतदाता को ही जो है लुभाने में लगे। उन्हें पता है यादव उनके अलावा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, मुस्लिम मतदाता कहीं इधर उधर ना हो जाए, जैसा कि पिछले दिनों कुछ जगह पे देखने में आया, तो वो उसको लेके ज़्यादा चिंतित हैं। मुझे नहीं लगता कि पंकज चौधरी के सिलेक्शन में या उनके नाम के ऊपर अखिलेश यादव का कहीं भी कोई जिक्र आया होगा। ठीक है सर, पंकज चौधरी के लिए मतलब ठीक है, प्रस्तावक बन के जरूर योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ रहे थे, बट जो इंटरनल चर्चा होती है वो ये कि वो बहुत पसंद योगी आदित्यनाथ के नहीं थे, लेकिन चूंकि वो केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा रहे इसलिए चले गए। 27 का चुनाव, पंकज चौधरी, योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी की जो केमिस्ट्री है, लाइन लेंथ है, वो सब मिलाकर आप कैसे देख रहे हैं? और संघ का पंकज चौधरी को लेकर किस तरीके का एटीट्यूड रहा, या उनके नाम को लेकर किस तरीके की उनकी सहमति या असहमति रही? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के पीडीए का डर भारतीय जनता पार्टी को रहा है। और 2024 का लोकसभा चुनाव दीजिए, 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ गई, और फैजाबाद जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हार गई थी। वहाँ पर अवधेश प्रसाद वहाँ से चुने थे, तो भारतीय जनता पार्टी को ये डर था। और अगर आप देखेंगे 2017 का चुनाव देखेंगे तो 300 ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2022 में 215 या 220 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों का नुकसान उस विधानसभा में चुनाव हुआ था। तो ये जो डर 2024 की जो दहशत भारतीय जनता पार्टी को बैठी है, तो कहीं ये 1.5 साल बाद विधानसभा में रिफ्लेक्ट हो जाए, उसका बड़ा परिणाम रहा है कि इस तरीके से कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष को चुना गया। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ बेसिकली अगर देखा जाए तो पंकज चौधरी प्रदेश की राजनीति तो की नहीं, महाराजगंज से आते हैं, ठीक है, वहीं से आते हैं, यहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं। भाई महाराजगंज से 6-7 बार के सांसद रहे और हमेशा से केंद्र की राजनीति के, प्रदेश के संगठन में उनकी कोई बहुत भूमिका नहीं रही थी। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम सजेस्ट नहीं किया होगा, वैसे भी वो केंद्र में मंत्री थे। योगी आदित्यनाथ कुर्मी नाम पर अगर चाहते तो योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र देव सिंह का जिक्र करते, वो भी कुर्मी लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, योगी जी के करीबी है। तो योगी जी से अगर पूछा गया होगा तो योगी जी ने अपने नाम बताए होंगे। केंद्र नेतृत्व को लगता होगा कि भाई इस बार हम प्रदेश अध्यक्ष ऐसा भेजें जो मतलब न योगी जी का करीबी हो ना हमारा हो, तो बीच के नाम से हो सकता है पंकज चौधरी के नाम पर सहमति बनी हो, या ये हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ से कहा गया होगा कि भाई जैसे 2017 में आपको हमने पैराशूट से मुख्यमंत्री बनाकर भेजा, वैसे ही इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 10 साल बाद हम पैराशूट से प्रदेश अध्यक्ष भेज रहे हैं केंद्र से। आप भी केंद्र से गए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी इस बार केंद्र से आ रहा है, और पंकज चौधरी को हम भेज रहे हैं। अब पंकज चौधरी 61 साल के हो चुके हैं, निश्चित रूप से अब संघ संगठन और सरकार तीनों को लेकर चलना होगा। योगी आदित्यनाथ के साथ बेहतर तालमेल बनाना होगा, और ये तय है कि चेहरा तो योगी आदित्यनाथ है, चुनाव तो आप योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ने वाले हो,
चेहरा वो है, संगठन देखना है। लेकिन क्या संगठन और सरकार अलग अलग चलेंगी? भाई सरकार और संगठन साथ में ही चलती है ना। और वैसे कई उदाहरण दूंगा कि जब चुनाव प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी जाती है तो जो मुख्यमंत्री होता है उसके पसंद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया, मैं आपको शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण देता हूं। शिवराज सिंह चौहान बने तो नरेंद्र सिंह तोमर को उन्होंने कैबिनेट छुड़वा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया। फिर प्रभात झा बने, फिर 2009 का चुनाव आया तो नरेंद्र सिंह तोमर महासचिव थे, उनको दिल्ली से भोपाल बुलाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद नंदू भैया को बनाया। राजस्थान में वसुंधरा थी तो वसुंधरा ने अशोक परनामी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण है कि जहां पर लोगों ने, देवेंद्र फडणवीस बने तो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में अपने हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा। तो निश्चित रूप से जहां मुख्यमंत्री होता है वो चाहता है कि जब चुनाव में जा रहे हो तो प्रदेश अध्यक्ष उसकी सहमति का हो, उसके कंसर्न का हो, जिससे सरकार और संगठन बराबर काम करे और जो सरकार के काम है वो संगठन जबरी स्तर पर ले जाए। अगर सरकार और संगठन में मतभेद रहेंगे तो चुनाव में कैसे जाओगे? तो मुझे लग रहा है कि आप पंकज चौधरी के सामने बड़ी चुनौती है कि आपने दिल्ली से भेजा गया है तो उन्हें कहा गया होगा कि आपको योगी के साथ मिलकर चलना है, तालमेल बनाइए। मुझे लग रहा है बेहतर तालमेल बनेगा। संघ जमीनी स्तर पर है तो संघ दोनों के बीच तालमेल करेगा और दोनों का उद्देश्य सत्ता में वापसी करना है, संगठन का भी है और सरकार का भी है, तो तालमेल बना रहेगा। फिलहाल पंकज चौधरी के लिए बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि वो लंबे समय बाद, मतलब पहली बार प्रदेश की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष बनकर लौटे हैं और वहाँ तमाम दिग्गज नेता कैसे प्रसाद मौर्य है, ब्रजेश पाठक है, योगी आदित्यनाथ जी है, तमाम बड़े और लीडर है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है तो वो कैसे सामंजस्य बनाते हैं, कैसे वो सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाकर चलते हैं, ये केंद्र नेतृत्व की भी जिम्मेदारी होगी, प्रदेश संगठन की भी होगी और संघ की भी जिम्मेदारी होगी कि सब मिलकर चला जाए। योगी आदित्यनाथ की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि उनके लिए कहा जाता रहा है कि प्रस्तावक जरूर वो बने हुए नजर आए लेकिन कहा गया कि बहुत ज्यादा केमिस्ट्री उनके बीच की मजबूत नहीं है। सर, नितिन नवीन हो, पंकज चौधरी हो या भजन लाल शर्मा रहे हो या इस तरीके के जो नाम जो बीजेपी हमेशा पर्ची वाला, चौंकाने वाला जो काम करती रही है, मैं चाहूंगी कि आप लास्ट उससे करें कि क्या इस तरीके की जो एक कार्यशैली है ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है? मतलब जब प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व थोड़ा शिथिल पड़ेगा तब उसके बाद इस तरीके का कल्चर तो वो एक विध्वंस जैसा नहीं संगठन के भीतर दिखाई पड़ेगा? देखो, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा। पहले तो मैं जो नितिन नवीन को लेकर जो पूर्णिमा जी बहुत ज़्यादा आशान्वित है कि बंगाल में उनका बड़ा प्रभाव होगा। दिलीप घोष, उनका प्रभाव होगा, मैं ये नहीं कह रही, बीजेपी इस्तेमाल करेगी, इस्तेमाल करेगी। लेकिन पूर्णिमा जी भूल गई कि दिलीप घोष जो है वो भी कायस्थ थे, जो बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष थे पिछले चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था। और वो तो सीधे बंगाल के ही थे, वो बंगाली ही थे और हर जगह मंच पर रहते थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को भी लेके बीजेपी आई थी। वो जो उनके जो ग्रैंड सन हैं उनके भाई के, वो भी कायस्थ परिवार के हैं, तो वो नितिन नवीन कितना असर डाल पाएंगे वो अलग नहीं बात है। हो सकता हो, कह रही थी कि हो सकता हो उसका इस्तेमाल। मतलब बीजेपी प्रयोग करेगी कि नहीं करेगी, मैं बता रहा हूँ बीजेपी प्रयोग कर चुकी है कायस्थ वाला वहाँ पर। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, हो सकता है पूर्णिमा ही सही हो, मैं गलत हूँ, या मैं सही हो जाऊँ वो गलत है, तो संभावनाएं दोनों तरफ रहती हैं। क्योंकि दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पंकज चौधरी की बात है, देखिए पंकज चौधरी जैसा कि समीर जी ने कहा कि कभी प्रदेश की राजनीति में रहे नहीं किया, कभी नहीं रहे। वो हमेशा केंद्र में सांसद रहे, केंद्र में ही रहे और बड़े सॉफ्ट किस्म की उनकी इमेज है। व्यापारी हैं, राहत तेल जो है उसके मालिक है, तो बेखैली कारोबारी व्यक्ति हैं और जाहिर है कि केंद्र की पसंद है वो। दरअसल जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो स्वतंत्र देव सिंह को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो केंद्र ने ही बनाया था, लेकिन वो योगी जी की तरफ खिसक गए। वहाँ के समीकरणों के हिसाब से, सत्ता समीकरणों के हिसाब से वो फिर मंत्री भी बन गए। इस बार भी योगी जी की इच्छा थी कि कोई कुर्मी बने, योगी जी ही कुर्मी का पर जोर दे रहे थे और उनको लगता था कि कुर्मी के नाम पर स्वतंत्र देव सिंह के नाम पर सहमति बन जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह उनके विश्वस्त थे, लेकिन योगी जी की आधी बात मानी गई कि कुर्मी तो दे दिया लेकिन हमने अपना कुर्मी दिया केंद्र का की चॉइस का, कि जो केंद्र से। देखिए ऐसे कोई झगड़ा नहीं होगा कि कोई पंकज चौधरी खड़े योगी जी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर ले, योगी जी पंकज, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब साथ साथ समन्वय होगा। असली रसाकसी होती है टिकटों के बंटवारे में। जब टिकट बंटते हैं तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है टिकट बंटवारे में, हाँ वो और जो संगठन बनता है उसमें। अब चूंकि पंकज चौधरी के स्टेट से कोई लेना देना रहा नहीं है तो पंकज चौधरी संगठन की नियुक्ति में वही करेंगे जो लिस्ट केंद्र पकड़ा देगा उनको कि इनको बनाइए, वो उस पर साइन कर देंगे। उनका अपना कोई गुट नहीं है उस तरह से। तो उस लिहाज से, लेकिन पंकज चौधरी के सामने दो तीन बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ साहब के समीकरण कोई बहुत सहज नहीं माने गए। दूसरा केशव प्रसाद मौर्य
पिछड़ों के वो भी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में ब्रांडेड नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो हैं ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मणों के नेता हैं, और स्वतंत्र देव सिंह। ये 3-4 जो बड़े नेता हैं, ये कितना सफल होने देंगे पंकज चौधरी को, खासकर ये एक चुनौती है। और पीछे से योगी जी का अपना जो आभामंडल है उसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पंकज चौधरी की एक परीक्षा होगी और केंद्र उनको कितना सपोर्ट करता है। इसके पहले भूपेंद्र चौधरी के प्रयोग हम देख चुके हैं। वो भी चौधरी ही थे, लेकिन वो जाट थे, ये कुर्मी है। अब भूपेंद्र चौधरी की योग्यता का एक ही पैमाना है कि मुरादाबाद जिले से आते हैं। अब मुरादाबाद में लोकसभा टिकट उन्होंने उन कुमार सर्वराज सिंह को दिया जो आईसीयू में पड़े हुए थे। मतलब आप अपने जिले का टिकट ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो जो अस्पताल में आईसीयू में है, आप प्रदेश अध्यक्ष हो। तो इससे आपकी योग्यता का पता लग जाता है कि आप कितने संगठन के मामलों में आपकी जानकारी है। अब वो बेचारे मर भी गए, हालांकि चुनाव हार गए थे वो, मतलब चुनाव जा ही नहीं पाए, तो अस्पताल में थे। चुनाव हो गया, अगर पहले मर जाते तो चुनाव ही काउंटरमेंट हो जाता, लेकिन वो चुनाव के बाद मरे। तो ये तो भूपेंद्र चौधरी की योग्यता का था। वो पंकज जी, तो मैं नहीं कह रहा हूँ पंकज, लेकिन पंकज जी के सामने चुनौतियाँ हैं जो उनको यहाँ उनको अपना प्रदर्शन करना है। जो बात आपने तीसरी बात कही ना कि इस तरह से जो प्रयोग होते हैं, क्या ये बाद में आगे जाके ताश के पत्तों की तरह पार्टी का संगठन ढह तो नहीं जाएगा। देखिए, भाजपा की एक सबसे बड़ी ताकत भाजपा नहीं है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैकिंग है वो बहुत बड़ी ताकत है भाजपा। वो भाजपा को गिरने से और पतित होने से बचाती है। वरना 2009 में के चुनाव के बाद भाजपा का कायाकल्प हो चुका होता कांग्रेस की तरह। अगर संघ नहीं होता उसके पीछे, तो 2009 का चुनाव हारने के बाद जो हालत भाजपा की हो गई थी, और जब मोहन जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आए झंडेवाला में उन्होंने एक भाषण दिया था, एक बयान दिया था कि फर्श से अर्श तक फिर पहुंचेगी भाजपा। तो संघ की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मोदी जी का वोट है, मोदी जी की लोकप्रियता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोदी जी को घर घर तक पहुंचाने का काम संघ ही करता है। और संघ के वो कार्यकर्ता करते हैं जो चना चमेना लेकर के गाँव गली गली घूमते हैं और वो करते हैं। तो संघ और ये पूरक हैं एक दूसरे के। ये जरूर है, कांग्रेस में यही स्थिति थी, लेकिन कांग्रेस के पीछे कोई संघ नहीं था, इसलिए कांग्रेस जैसे इंदिरा गांधी गई ढह गई, कुछ समय तक तो चला, उसके बाद ढहती चली गई, क्योंकि नीचे संगठन था ही नहीं और पिग्मीज को नेता बना दिया गया था। लेकिन एक चीज जरूर है कि बार बार लोग कहते हैं कि अटल जी के दौर में तो नेता बने थे। अटल जी के दौर में शिवराज सिंह चौहान बने, वसुंधरा राजे बनी, कल्याण सिंह बने, राजनाथ सिंह बने, उमा भारती बनी, रमन सिंह बने, येदुरप्पा बने। तो ऐसा नहीं जनरेशनल चेंज तब नहीं हुआ था। अटल जी और अडवाणी जी ने और जोशी जी ने भी जनरेशनल चेंज, मोदी जी भी तो उसी युग की पैदाइश है। तो ये कहना कि खाली अभी जनरेशनल चेंज हो रहा है, ये मैं इसको सही नहीं मानता। उस समय भी जनरेशनल चेंज हुआ था। पंकज चौधरी जी की जहाँ तक विषय है, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो हम पीडीए की बात करते हैं, वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कई दशकों से मंडल और कमंडल पे चली है। तो कमंडल में देखिए तो आज सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ जी, और उनके कमंडल में तमाम उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी जातियाँ हैं। लेकिन कुर्मी जाति जो है 2019 की जगह पे 22-24 का जो 2 चुनाव हुए विधानसभा और लोकसभा का, कुर्मी समाज का वोट हटा भारतीय जनता पार्टी के पास से। उसके लिए पंकज चौधरी सहित आप देखिए कि चारों तरफ से कुर्मियों का एक बुके तैयार किया गया है। पूर्वांचल से पंकज चौधरी, रुहेलखंड से संतोष गंगवार जी आज गवर्नर बने हुए हैं। गवर्नर बनाने के पीछे कारण ये है कि जो रुहेलखंड का कुर्मी समाज है वो आज भी संतोष गंगवार जी के साथ। इधर स्वतंत्र देव सिंह हैं, और जो सबसे बेहतर है अनुप्रिया पटेल जी, जिनको कुर्मियों को बहुत बड़ा नेता माना जाता था, उनका विकल्प बन गई है उनकी बहन पल्लवी पटेल। और पल्लवी पटेल तकनीकी तौर पे भले समाजवादी पार्टी पे हैं, लेकिन मानसिक तौर पे अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ऐसे में आप देखिए कुर्मी वोट को साधने के लिए, जिससे मंडल और कमंडल का दोनों का समीकरण भाजपा के लिए ठीक रहे, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। उसका कारण ये है कि उसके पास सांसद कम हैं। 27 के राष्ट्रपति चुनाव में उसे उत्तर प्रदेश की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वो कम से कम 300 विधायकों का टारगेट लेके चल रही है। बिल्कुल पूर्णिमा मैम, बहुत जल्दी जी। प्रतीक्षा, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ। पंकज चौधरी के अपॉइंटमेंट से मुझे, जब केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया था अध्यक्ष 17 के चुनाव के पहले, तो थोड़ा पैरेलल उसमें दिखाई दे रहा है। चूंकि उस वक्त भी बीजेपी के पास कोई बहुत प्रोमिनेंट ओबीसी चेहरा नहीं था,
कुर्मी को एक अध्यक्ष बना के वो एक संदेश देना चाहते थे, लेकिन उसके बाद कैसे सडनली ऊपर से पैरा ड्रॉप हो गया आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य का जो हाल हुआ था उस समय, कहीं वही हाल पंकज चौधरी के साथ रिपीट ना हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि इस मुद्दे को अभी से ऑलरेडी अखिलेश यादव हम देख रहे हैं कि उठा रहे हैं कि 5 बार का विधायक और 7 बार का सांसद, मतलब 7 बार का सांसद, लेकिन चूंकि वो मतलब कुर्मी है, पिछड़े हैं, तो उनको उतनी प्रोमिनेंस नहीं दी गई और 5 बार के विधायक को आपने अध्यक्ष बना दिया। तो ये ऐसा ना हो कि बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए मास्टर स्ट्रोक के बजाय। ठीक है सर, बहुत बहुत छोटा। दो मुद्दों पर मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय चाहूँगा। एक तो जो शुक्ला जी ने जो बात कही थी कि संघ वाला, देखिए संघ तो जाहिर सी बात है, संघ का जब जनसंघ बनी थी तब हम बचपन में दीवारों पर लिखा देखते थे, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी। यानी सीपीएम का जो नारा था करीब करीब वो जनसंघ का, हर हाथ को काम हर खेत को पानी। लेकिन देखिए, एक पिछली बार जब आडवाणी जी ने ये कह दिया कि हम विचारधारा के लेवल पर जितना चल करके सफलता पा सकते थे उतनी हम पा चुके हैं, हम सत्ता नहीं पाएंगे जब तक कि हम इस विचारधारा को लेकर के इसको डायलूट नहीं करेंगे। याद कीजिए वो दिन नतीजा क्या हुआ। उसके बाद ये जब जनता पार्टी टूटी थी, जब विजय राजे सिंधिया हुई थी, तब भी 2 बार गांधीवादी समाजवाद की तरफ बीजेपी की बात चल रही थी। तब से बीजेपी अधर में थी। बीजेपी को विश्वास नहीं था कि वो अकेली अपनी आइडियोलॉजी को, जो उसकी कोर स्ट्रेंथ है, उसके बूते कभी सत्ता में पहुंच सकती है। उसको था कि इनको लेना, उनको लेना, उनको लेना, उनको लेना। यहाँ से इसके बाद जब आडवाणी जी इसके बिल्कुल वो थे और बाकायदा उनका बयान है। इसके बाद जब मोदी जी आते हैं, जिस समय मोदी जी का ये सब चल रहा था, संजय जोशी ने पूरे अहमदाबाद में पोस्टर लगवाया था मोदी के खिलाफ। तो अगर संघ में कुछ एक तबका नहीं रहा होता तो संजय जोशी के खिलाफ क्या किया गया उसके बाद। तो मेरा यह कहना कि देखिए, अंतर्द्वंद हर जगह चलता रहता है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है, आज मोदी के फॉलोअर ही कौन नहीं चाहेगा वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो क्या होता है कि महत्वाकांक्षा होना और राइवल होना दोनों में बड़ा फर्क है। तो महत्वाकांक्षा सबकी होती है। जो भी डिप्टी सीएम है वो चाहता है कब सीएम बन जाए, कहीं भी चलता है। दूसरी बात जो ये कह रहा था कि देखिए मोदी जी नहीं एक मिनट सर, समय नहीं है सर, समय जी। हाँ बताइए। कि संजय जोशी जी की तरफ से जो कहा जाता है कि पोस्टर लगवाया गया, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आप देखिए जब वो एयरपोर्ट से आते थे तमाम पोस्टर रखता था। ठीक है, संजय जोशी जी की तरफ से इसके खिलाफ एफआईआर कराई गई और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा गया कि जो भी मेरे नाम से ये पोस्टर लगवाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके बाद ही इस पर प्रतिबंध लगा। मैं वो नहीं जानता, लेकिन बता रहा हूँ, मोदी जी ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं मांगता, ना उसका काम होता है। अनफॉर्चुनेटली 2002 में जो कुछ हुआ था, उसके बाद जितना वो अनटचेबल हुए, जितना उन पर हमले किए गए, उसके बाद जिस तरह से गुजरात का एक मॉडल, डेवलपमेंट का मॉडल हुआ, तो जो ये कह रहे थे, मेरा भी है, बिल्कुल ये बात सही है। इस पर मैं कह रहा हूँ, पूरा सर्वे कराया गया था और पूरी एक बेंच थी और यही सवाल था। उसमें मोदी जी टॉप पर थे और राजनाथ जी, जो कि आडवाणी जी की लॉबी के माने जाते थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सारे लोग, ये सारे लोग मजबूरन उन्होंने कहा कि ये है, देख लीजिए। और उस समय जाकर के बिल्कुल दिखाया कि भाई ये है, सब मोदी को मांगा। तब जाकर राजनाथ जी ने कहा कि ये फाइंडिंग पर मैं नहीं जा सकता, ये है सबसे पॉपुलर। तब जब इन्होंने कहा था शिवराज सिंह में क्या कमी है, फलाना कमी है, छोड़िए उस बातों को। दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए, जैसे ये है, मोदी के आने के बाद ही यूपी में बीजेपी रिवाइव होती है। अगर मंडल और कमंडल होता तो काहे नहीं चल गया था। और दूसरी बात मैं बताऊं, 2014 इसके पहले कभी भी बीजेपी के साथ ओबीसी नहीं होता था। मैं पूरी ओबीसी की बात कर रहा हूं। 2014, 2017, 2019, 2024, 19 और 22 और 24, सिर्फ 24, और वो भी कैसे? बीजेपी अपने मूर्खता के कारण जो गई है,
उसमें से बहुत सारा दलित वर्ग जो जा करके वहाँ रहा है, वरना पूरा 14 से लेकर के 14, 17, 19, 22 और 24 छोड़ दीजिए, पूरा उठा के देख लीजिए, ओबीसी का मैक्सिमम परसेंटेज बीजेपी को मिला है। उसमें सब रहे हैं। कारण ये मैं फिर 1 मिनट कह रहा हूँ, कारण यह था, उसकी ज़मीनी सच्चाई थी। कारण यह था कि जो मंडल का दही जमाया गया था उसमें क्या हुआ कि फटते फटते वो जब उसका मंथन हुआ तो क्रीम निकल गई और मट्ठा गया अमित शाह के साथ, और जो क्रीम थी उन लोगों को लग गया कि ये सारा मज़ा तो ये 10% और 11% के लोग ले रहे हैं, जो 1.5%, 2%, 3% थे। और अमित शाह ने बैठ करके अपने मंचों पर कुशवाहा जी आइए, फलाना धरकार जी आइए, ये जो करने लगे। ओबीसी ने हमेशा साथ दिया है बीजेपी का, 24 को छोड़ के 24 में भी ओबीसी ने साथ दिया। दलित चले गए अंबेडकर के नाम पर, उनको लगा कि संविधान बदला जाएगा, वो कांग्रेस के नाते गए थे, न कि अखिलेश के नाते। ठीक, बड़ा संगठनात्मक दाव बीजेपी ने खेला है निश्चित तौर पर नितिन नवीन के नाम पर और यूपी में पंकज चौधरी के नाम पर। ये सारे प्रयोग तब सफल माने जाते हैं जब आप चुनाव में उस तरीके का रिजल्ट दे पाते हैं, और आने वाली चुनौती नितिन नवीन के लिए बंगाल का चुनाव है और पंकज चौधरी के लिए 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये दोनों ही लिटमस टेस्ट कह लीजिए, जब ये पास हो जाएगा तभी ये तय होगा कि शायद ये निर्णय ठीक था। बहरहाल बीजेपी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया है और निश्चित तौर पर यह एक ऐसा कदम है जिस पर कि ढेरों सवाल विपक्ष उठा रहा है और उठाएगा भी, क्योंकि जैसा कि हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा कि ये पावर सेंटर से ही नाम तय हुआ है, और पावर सेंटर ने जो यू हैव टू ओबे वाला कल्चर एक शुरू किया है, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और इस नाम पर भी इसी तरीके की चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सबका, खबरों खिलाड़ी देखने के लिए तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जरूर आए।